हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी में बहुत ही मग्न होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सबों को पता है कि हमने बी स्पेशल यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए जो किरण पब्लिकेशन की बुक लॉन्च हुई है उसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 14 तक अपलोड कर दी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी दोस्तों ने 1 से 14 तक की वीडियो को कवर नहीं किया है तो आप सबों के लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत मानी जाती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है और यहाँ पे आपको एक बंगाल प्रेसिडेंसी देखने को मिलती थी, जिसमें आप सबको पता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आपके बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये सभी आते थे। ठीक है, तो ये बंगाल का एक महाप्रांत था। तो इसी दोस्तों इस पे अंग्रेज़ अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जैसा कि आप सबको पता है। तो इसी के क्रम में दोस्तों 23 जून 1757 को, कब 23 जून 1757 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस दिन क्या हुआ था, एक प्लासी है, ठीक है, बंगाल में एक प्लासी स्थान है, वहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, उस वक्त जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों जो सिराजुद्दौला के जो मतलब कि सेनाध्यक्ष थे मीर जाफ़र, उसकी कूटनीति की वजह से, उसके मतलब कि धोखा देने की वजह से ये जो है युद्ध सिराजुद्दौला हार चुके थे और इसमें अंग्रेज़ की जीत हो गई थी। तो यही दोस्तों जीत जो युद्ध थी वो प्लासी का युद्ध कहलाता है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी में हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पानीपत का युद्ध का, तो आप सबको पता है कि पानीपत जो हुई थी युद्ध हुआ था वो 3 युद्ध हुआ था। सबसे पहले युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है, और दूसरा बात दोस्तों ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर इसमें जीत गया था। दूसरा दोस्तों युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा दोस्तों होता है कौन सा, 1761 ईस्वी में। ठीक है, ये तीनों युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। तो अब दोस्तों बक्सर की हम बात कर दें तो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है ना इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो इन सभी पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये जो आपको हम बता रहे एक्स्ट्रा फैक्ट, ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। यदि आप चाहते हैं नोट्स को बनाना तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम में आपको उसको रिविजन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है जो क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की। आप सबको पता है कि प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात किससे कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल में क्या होती है कि केंद्रक में यानी कि सेंटर में क्या होती है, एक जेली जैसा पदार्थ गिरा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, तो आप सभी जितने भी कोशिकांग होते हैं ना, जो कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं पादप कोशिका में ज़्यादा, तो पादप कोशिका से ही पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो जो पादप कोशिका के जो यहाँ पे जेली नुमा पदार्थ घिरे होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि कोई इंग्लिश वाले स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिका द्रव का जो इंग्लिश में नाम होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में हम लोग कोशिका द्रव को। आप सभी लोग इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो कोशिका द्रव होती है ना, ये कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं कि कोशिका द्रव जो होती है कोशिका में कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में जो है कोशिका द्रव पाई जाती है, जिसे साइटोप्लाज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन यानी कि डोमेस्टिकेशन का प्रमाण है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे कुत्ता यानी कि डॉग्स का जो है मतलब पालन किया जाता था। आपके पास ऑप्शन है मेहरगढ़,
पेयमपल्ली, बुर्ज होम और हल्लूर। तो आप सभी लोग याद रखें दोस्तों, जो बुर्ज होम है ना, इसमें क्या होता था, कुत्ते के पालन होते थे और ऐसा माना जाता है कि जब वहाँ पे कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शव के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। इससे यह प्रमाण मिलता है दोस्तों कहाँ से, तो बुर्ज होम से यह प्रमाण हमें प्राप्त होती है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये जो मेहरगढ़ है, इसे क्या होती है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, जो धान के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से बने हमें, मेहरगढ़ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो रहा है। यहाँ दोस्तों बात करें किसका, तो जो स्टैटिक पोर्शन होता है हमारे एग्जाम में, वो जैसे कि कप हो गया, खेल के खिलाड़ी कितने होते हैं। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि यदि आप कॉरेस्पॉन्डेंस क्लास में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज आप सभी के लिए जीके क्लास लाएं, तो आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, कमेंट करके कि हमें टॉपिक्स वाइज जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे थ्योरी का। जैसे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं ऐसा करना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे यदि कमेंट्स आएंगे तो हम इसका वीडियो जरूर लाएंगे आप सबों के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोबर्स कप की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो रोबर्स कप जो है ना, बेसिकली दोस्तों ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा, फुटबॉल से रोबर्स कप संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और कई बार फुटबॉल से जितनी ट्रॉफी होते हैं ना, वो आपके एग्जाम हो जाते हैं। जैसे कि एक होता है संतोष ट्रॉफी। कौन सा, तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों कौन सी है, ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से कितने ट्रॉफी थे, जैसे दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये सभी क्या है, तो आपके क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। जैसे आईपीएल सब हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, ये सभी क्या होते हैं, तो आपके क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, कि हॉकी से संबंधित जितनी भी ट्रॉफी है ना, आप सभी लोग जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे जो हिमालय है यहाँ पे, ठीक है, हिमालय जो श्रेणी है, इस हिमालय पर्वत है, इसमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित है। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट की दोस्तों हम बात करें तो आप सबको पता है कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये आपको नेपाल में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ 3 तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नेपाल में पड़ता है और प्रश्न कह रहा है कि भारत की बात कर रही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके जो है ना, आप अपने आसानी से क्वेश्चन जो आंसर तक पहुँच पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंचनजंगा है, धौलागिरी है और गुड़ला मंगाता है। तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे, जो कंचनजंगा है ना, ये हिमालय पर्वत की जो भारत में स्थित चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों कंचनजंगा आपको कहाँ मिलते हैं भारत में, तो आपको सिक्किम जो राज्य हमारा है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम गुड़ला मंगाता की बात करें तो ये भी कहाँ पड़ते हैं, आपको नेपाल में ही पड़ता है। यदि आप उसको जानते होंगे नेपाल में, तो आपके 2 और 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा था। बाकी ऑप्शन पहला कंचनजंगा और धौलागिरी दोस्तों यहाँ पे है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हम बात करें, यहाँ पे नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 है। और कहीं कहीं पे आपको 8,850 भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको सही है, जहाँ पे ऑप्शन जैसा रहेगा उसे मानना है। और धौलागिरी की हम बात कर लें तो ये भी कहाँ पड़ता है, आपको नेपाल में पड़ता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो भारत में स्थित है, कंचनजंगा। यदि आपको नहीं भी पता रहता, सिर्फ आप ये तीनों पता रहता, तो आप इसे आसानी से टिक आउट कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण के संस्थापक अध्यक्ष थे या थीं। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे, जो केंद्रीय समाज कल्याण है ना, इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, दुर्गाबाई देशमुख थे। कौन थे, दुर्गाबाई देशमुख जो थे वो केंद्रीय समाज कल्याण के संस्थापक में से थे। ठीक है, और दोस्तों जो ये मतलब कि स्थापित की गई थी, ये 1953 में, कब, 1953 ईस्वी में इसको स्थापित की गई थी। किसको, केंद्रीय समाज कल्याण को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू कौन थी, तो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल की बात करें, फर्स्ट वुमेन गवर्नमेंट की बात गवर्नर की बात करें तो दोस्तों कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और किस राज्य की थी, तो ये यूपी की थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की थी। वहीं अगर हम बात करें आपसे कि फर्स्ट जो सीएम ऑफ जो मतलब सीएम थी भारत की महिला में, वो कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। वो दोस्तों कहाँ की थी, तो वो भी आपको यूपी को ही देखने को मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप सबको पता है दोस्तों, और सोमनाथ लाहिड़ी, इन दोनों के बारे में जब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे जो देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, स्वयं सहायता समूह, जितने भी आप देखते होंगे कि जो गांव में जो ग्रुप्स चलती हैं, महिलाओं की ग्रुप चलती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सहायता समूह का लाभ नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऋण पर ब्याज दर नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो लाभ है, यदि आप उसमें ग्रुप में जुड़े हुए होंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि से जो लोन लेते हैं, अपने कार्यों को करने के लिए लोन लेते हैं, उसमें कुछ जो है ब्याज में छूट भी दी जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋण पर ब्याज दर नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, लेकिन लाभ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये लाभ नहीं है। ठीक है, ये गलत कह रहा है। संप्रवासी की कमी की समस्या पर नियंत्रण पाना, ये भी बिल्कुल सही है। और आगे हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा कह रहा है। इसमें कह रहा है कि समय पर ऋण, हाँ बिल्कुल सही है। महिलाओं को वित्तीय मामले में आत्मनिर्भर बनाने की सहायक, आपको हम बताएं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है वो महिलाओं के लिए चलती है। इसमें कुछ सीएम जो दीदियाँ होती है, उसके ऊपर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप जानते होंगे, इसमें आपको लोन भी देखने को मिल जाता है। और ये बेसिकली क्या होती है, इसमें महिलाएँ ही जुड़ती हैं और महिलाओं की जितने भी फिनेंशियल जो मतलब कि नीड होती है, उसको पूरा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा अभी काम कर रही है प्रत्येक गाँव, प्रत्येक जिले में। अगले हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नर जो सरकार है, ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कौन होते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि भारत की जो सरकार है, इसके जो प्रमुख होते हैं वो क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि भारत के सर्वोच्च नागरिक होते हैं। ठीक है, यदि आपको बात करें कि भारत के सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो प्रथम नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं, सरकार का प्रमुख भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, प्रश्न क्या फिर से हम पढ़ देते हैं। भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो भारत सरकार का प्रमुख दोस्तों कौन होते हैं, ये यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, सॉरी, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत की सरकार के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर बात करें कि प्रमुख कौन होते हैं, मतलब कि देश के जो सर्वोच्च अधिकार नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, तब हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। हम अच्छे से प्रश्न को नहीं पढ़े थे, इसलिए हमारा गलत यहाँ पर आपको हम बता रहे थे। तो आपको याद रखना ऑप्शन बी, यहाँ पे भारत सरकार के प्रमुख होता है वो कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है वो कितना बड़ा है या छोटा है, उसका अनुमान जो लगाते हैं हम लोग, प्रिडिक्ट जो करते हैं, वो किस आधार पर हम लोग कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो होती है ना सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी जो है जीडीपी पर निर्भर करती है। यदि उसका जीडीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब जो है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। ठीक है, और यदि किसी भी, अब जीडीपी मान लीजिए होता क्या है, तो एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है किसको, जीडीपी को। दोस्तों जीडीपी में क्या होता है, एक अंतिम मूल्य होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतिम वस्तुओं। यदि आपको यदि कुछ भी यदि याद ना हो और जीडीपी का परिभाषा पूछ दिया आपसे, तो आप अंतिम वर्ड को देखिएगा कहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। ठीक है, दोस्तों आपको कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। आप सबको पता है दोस्तों, गंगा जो है ना, मतलब कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई है। और भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा को ही मानी जाती है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके पास है कोसी, गंडक, अलकनंदा और चंबल। तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, चंबल जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, नदी नहीं है। ये कहाँ बहती है, आपको राजस्थान में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, जबकि कोसी, अलकनंदा और गंडक ये तीनों नदियाँ जो है ये गंगा की सहायक नदियाँ यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हम बात करें, यमुना भी आपकी गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा भी है, गोमती भी है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और जो है महानंदा, ये सभी क्या हैं, आपके गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो जो जायद मौसम होती है उसके दौरान कौन सी फसल हम लोग उगाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोयाबीन है, मक्का है, मूंगफली है और खीरा है। तो जायद फसल दोस्तों आपको क्या बोलते हैं, खीरा जो है ना, एक प्रकार की क्या है, जायद फसल के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। जबकि दोस्तों आपको हम बता दें, जो एक रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है और जायद फसल होता है। तो जायद की फसल जो होती है खरीफ और रबी मौसम के बीच में बोई जाती है। यदि जो जैसे कि आपको पता है कि रबी मौसम जो आती है, रबी का मौसम कब आता है, बेसिकली ठंडी महीने में आता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय में। और जो खरीफ फसल जो होती है वो कब आती है, वर्षा के समय में आता है। तो इन दोनों के बीच में जो फसल बोई जाती है ना, वो कौन सी होती है, जायद फसल होती है। और इसके अंतर्गत जो होती है वो खीरा जो है ना, इसका प्रमुख उत्पाद यहाँ पे हो जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो करेला है ना, करेला ये भी आपके क्या है, तो जायद फसल के उदाहरण है। करेला के अलावा आपके तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, गन्ना हो गए, ये सभी आपके क्या होंगे, तो जायद फसल के ही अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवध से सहायक संगठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था। दोस्तों आप सबको पता है कि अवध में जो है ना, मतलब कि अवध के नवाब ने 1801 में कंपनी को अपना आधा क्षेत्र देने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि यह सहायक बलों के लिए मतलब भुगतान के लिए विफल रहा था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि अवध के सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था, 1856 में से हटा दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अवध को दोस्तों कैसे मिलाया गया था, तो कुशासन के आधार पर जो है ना अवध को मिलाया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाण काल स्थल है, तो देखिए यहाँ पे कौन सी बात कर रही है, हम लोग नव पाषाण काल की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा ऐसा स्थल है जो नव पाषाण कालीन स्थल है। तो आप लोग याद रखें दोस्तों, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो है ना एक क्या है, नव पाषाण कालीन स्थल है। और ये कहाँ आपको देखने मिलते हैं, कोल्डिहवा आपके उत्तर प्रदेश का क्या है, एक मतलब की जगह है जहाँ पे आपको नव पाषाण काल स्थल ये मतलब इंडिकेट यहाँ पे की जाती है। ठीक है, और दोस्तों कोल्डिहवा से की है ना चावल के जो है ना साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो चावल का साक्ष्य प्राप्त हैं कोल्डिहवा से ही प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, और ये विश्व के किसी भी भाग में चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और भीमबेटका दोस्तों कहाँ पे आप हैं, आपको हम बताए हैं। तो भीमबेटका के बारे में आप सभी लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है भीमबेटका के बारे में। ठीक है, तो भीमबेटका गुफा जो है वो कहाँ पे है, आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए प्रचुर मात्रा में वर्षा, ये जो है जनसंख्या घनत्व के लिए मतलब कारक उत्तरदायी नहीं है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो, ज़्यादातर पर्वत ही आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे कम उर्वर भूमि भी देखने को मिल जाएंगे और चट्टानी क्षेत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तीनों जो है आपके ऑप्शंस ये आपको उत्तरदायी हुए, बाकी पहला ऑप्शन यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी की स्रोत नहीं है। नदियां हैं, झीलें हैं, महासागर है, तालाब है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मीठे पानी हमें कहाँ से मिलेंगे, मीठे पानी हमें वहाँ से मिलेंगे जो ओपन एरिया नहीं होगा, जो मतलब कि ढका हुआ होगा या ज़मीन के अंदर होगा। जैसे कि नदियाँ हो गया, नदियाँ दोस्तों क्या होती है ना, मतलब कि एक यहाँ पे मीठे पानी का स्रोत यहाँ पे हो जाएंगे। झीलें भी आपको मीठे पानी के स्रोत हो जाएंगे और तालाब भी हो जाएंगे। जबकि महासागर दोस्तों क्या है, आपके मीठे पानी के झील यहाँ पे नहीं होंगे, मतलब कि स्रोत नहीं होंगे। क्योंकि महासागर पता है दोस्तों आपको कि क्या होती है, समुद्र होता है। और समुद्र क्या होता है, खारे नमकीन होता है। तो नमकीन जब होता है तो ये मीठा नहीं होगा। तो इसलिए आपको महासागर यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। शिशु मृत्यु दर को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। देखिए शिशु मृत्यु दर जो होती है वो क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं परिभाषा के टाइप में। डिफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, आपको ये बताना है कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है बेसिकली। तो देखिए शिशु मृत्यु दोस्तों होती क्या है ना, कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में कम से कम आयु के बच्चों की मृत्यु जो होती है वो क्या होती है, शिशु मृत्यु दर होती है। आपको इस 1000 पे आपको ध्यान देना है। कई बार एग्जाम में आपको 10,000 या 1 लाख लिख दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, 10,000। तो प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु जो होती है वो क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिक तापमान के लिए सोलर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोलर कुकर जो होती है, जो हम लोग मतलब कि जो सूर्य की जो रोशनी होती है, किरण होती है, उससे जो
खाना बनाया जाता है कुकर में, उसमें कह रहा है कि सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए, यानी कि एक जगह पर लाने के लिए जो सूर्य है, जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य से जो किरण निकलती है जिसको एक जगह पर हम लाएंगे तब ना जाकर ज़्यादा प्रकाश मिलेगा और ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, तो ज़्यादा क्या होगा, खाना बन जाएगी। तो यही कह रहा है कि सूर्य की किरणों को केंद्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं दोस्तों। तो केंद्रित जो कन्वर्जिंग लेंस दोस्तों कौन सा होता है, जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों वो आप तो याद रखेंगे, ये जो होता है हमारा दर्पण होता है, यानी जो अवतल दर्पण हम लगाएंगे यहाँ पे, तो अवतल दर्पण से क्या होगा दोस्तों, जो मतलब कि सूर्य की किरणें होंगी वो क्या होगी, एक जगह केंद्रित यहाँ पे हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर कुकर में, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि बजट जो है मतलब कि प्रत्येक वर्ष जो है जारी की जाती है। ठीक है, देखिए जो बजट है ना, वो बजट मतलब कि जारी जो करता है, प्रस्तुत करता है, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो वित्त मंत्री होते हैं, वही क्या करते हैं, बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो वित्त मंत्री जो हैं वो क्या करते हैं, वार्षिक बजट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और बजट दोस्तों क्या है ना, मतलब कि जो प्रत्येक वर्ष में सरकार का जो लेखा जोखा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 112 में 112 में आपके बजट के बारे में चर्चा की गई है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो बजट होती है ना, प्रत्येक जो वर्ष होती है, वित्त मंत्री जी द्वारा फरवरी वर्ष के पहले दिन संसद में भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा, फरवरी के पहले दिन में। तो जो फरवरी होती है उसके फर्स्ट दिन में जो है यहाँ पे ये बजट प्रस्तुत की जाती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, संसद के समक्ष वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब कह रहा है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड बहुत ही अच्छे लेखक हैं और इनकी कई पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम के प्रश्न बन जाते हैं। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे, ये इसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और इसके पहले उपन्यास का नाम था द रूम ऑन द रूफ, को 1957 में जॉन लेवियन राइस पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये जो बैक्टीरियल बीमारी होती है, जीवाणु से होने वाली बीमारी जो होती है, जो मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली बीमारी होती है, इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। तो ये बोलते हैं एंथ्रेक्स रोग। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एंथ्रेक्स रोग जो होती है वो किसकी वजह से होती है। तो आपको बताना होगा एंथ्रेक्स रोग जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, नॉट जीवाणु, यानी कि वायरस की, ये जीवाणु की वजह से होती है, मतलब कि जीवाणु या बैक्टीरिया आपसे बोल सकते हैं, जीवाणु कारण से होती है। ये बैक्टीरिया जो होती है इससे होती है। कौन सा, एंथ्रेक्स रोग होती है। और किस में होती है, मनुष्यों और मवेशियों में होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी दोस्तों जो छोटी माता होती है ना, ये किससे होती है, तो वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से जनित रोग है छोटी माता। और खसरा, यहाँ पे खसरा है और मलेरिया है। तो आप सभी लोग जानेंगे खसरा और मलेरिया, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किससे होता है। ठीक है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देंगे। तो दोस्तों ये था आपके 20 प्रश्न जो जीके के पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है मैथ्स के क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/4 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपये है, तो पहले से आधी दर पर 5.1/2 वर्ष में उसी राशि का मूलधन कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये मतलब कि ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना होगा। मूलधन आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपके पास रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो PRT/100 यहाँ पर हम लिखेंगे और SI की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 3731 यहाँ पे दे रखा है सवाल में, बराबर क्या होगा, P होगा यहाँ पे, और R की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 14% होगा, और T की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखी है, 4×3 = 12, 1 13/4 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100
अब बटे 4 यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ से पी की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 8200 रुपये जो है यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में हमको क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, जो हमारे पास 8200 रुपये हो चुका है। हम कैसे निकाले हैं इसे भी आपको हम बता दिए हैं। आगे कह रहा है कि पहले से आधी दर पर, यानी जो हमारे पास 14% था ना, तो अब रेट जो हो जाएगा वो 7% हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पहले से आधी दर पर, जो पहला दर था 14% उसका आधा कितना होता है 7%। तो कह रहा है कि नया दर क्या हो गया हमारे पास 7% हो गया। तो कह रहा है कि उसी राशि पर, कौन सा राशि, 8200 रुपये पर मिश्र धन कितना होगा। तो दोस्तों जब आपके पास समय दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा, ये रेट दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास 8200 रुपये है ही, और ब्याज जो निकलेगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन समय 100, तो हमारे पास ब्याज कितना, ये मूलधन कितना है 8200 रुपये है। 8200 गुना मूलधन समय कितना है हमारे पास 5 दूनी 10, 11/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 11 यहाँ पे लिखेंगे, गुना रेट कितना है 7% है, बटे कितना हो जाएगा 100, गुना 11/2 जो था यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा ब्याज वो कितना आएगा, तो हमारे पास 3157 रुपये ब्याज निकल के आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि मिश्र धन निकालने के लिए, तो मिश्र धन हम कैसे निकाल सकते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास कितना है 8200 रुपये है और ब्याज हमारे पास 3157 है। यदि आप दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास जोड़ने के बाद जो आएगा दोस्तों वो आपके पास निकल के आएगा कितना, 11,357 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को मतलब प्रश्न को समझ लिया होगा और आसानी से बना भी लिया होगा। यहाँ पर दोस्तों एक चार्ट दे रखा है, इसमें क्या है कि 5 विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आपके पास दे रखी है। पहला है A B C D E में दे रखा है। तो हम सीधे प्रश्न को, और इसमें पुरुषों का अनुपात जो है ना, ये पहला वाला है पुरुषों का अनुपात और दूसरा जो है आपके महिलाओं का अनुपात यहाँ पे दे रखा है। तो पहले कंपनी ई की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, ई में कंपनी में कितनी है 280 है। इसमें कह रहा है कि महिलाओं कर्मचारियों की संख्या, तो आपको हम बताए थे जो महिला हम निकालेंगे टोटल कितना है 280। इसकी तुलना कैसे करेंगे, इस रेशियो के टोटल से करेंगे। तो 5 से कितना होगा 8, निकालना किसका है, तो महिलाओं का निकालना है। तो महिला कौन सी हो जाएगी यहाँ पे अंतिम वाला, ये 5 वाला। तो 5 से हम गुना कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारे पास महिला का निकल के आएगा। तो हम इसे देखते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। तो कितना होता है 8 से 24, 8 पंच 8 से 24, 32, 8 से 24 हो गया यहाँ पे, यहाँ 4 8 पंच 40, 35 बचा कितना होता है 175। यानी कि जो ई में महिला की संख्या है वो कितनी है 175 है, बाकी क्या है पुरुष हैं। अब कह रहा है कि संख्या ए और बी के कुल पुरुषों का, तो आप ए का पुरुष निकाल लीजिए और बी का पुरुष निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पुरुष सेम टू सेम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल चुके हैं, तो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक हम कैसे निकाल सकते हैं 380, अब बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 1300 कितना हो 19 हो जाएगा। और ए पुरुष क्या है तो पहला वाला है, तो पहला वाला कितना है 1300 यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ए की जो हमके पास निकल के आएगी वैल्यू वो आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 260 निकल के आएगी। कितना 260 निकल के आएगी। उसी प्रकार से आप बी का निकाल लीजिए, तो बी कितना है 420 है, तो 420 है टोटल जो अनुपात है इसकी जोड़ कितना है 4 3 7 है। निकालना किसको, पुरुष को निकालना है, तो पुरुष कितनी है 4 से, जब आप इसे गुना कर देंगे तो 260 हो गया, ये कितना होगा 240 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए। आप 260 पर 240 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपके पास 500 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आप देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितने परसेंट के बराबर है, तो परसेंट कितना बराबर है, तो यानी कि कह रहा है कि 500 का कितना परसेंट जो है ना, 500 का कितना परसेंट यानी x परसेंट बराबर कितना 175। तो आप तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 35%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, और थोड़ा सा हमको इसे इरेज करना होगा क्योंकि अगला प्रश्न पे जाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग इसे समझ ही लिए होंगे, तो आप इसे हम इरेज कर ही देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने % अधिक है। तो आपको सी निकाल लेना है और आपको ई निकाल लेना है, दोनों का आपको निकाल लेना है, और उसके बाद कितना अधिक % निकालना वो आपको निकाल लेना होगा। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं तो हम बार बार इसी चीज़ को बार हम नहीं बताएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त होता है लेकिन 17 से विभाज्य है। ठीक है, तो
दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा ना, 21, 28, 30 का क्या एलसीएम निकाल लीजिए। आप इसे एलसीएम निकाल लेंगे तो आपके पास एलसीएम जो आएगा वो 420 एलसीएम यहाँ पे आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक मामला में 10 प्राप्त होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 420 प्लस क्या होगा, जो शेष समान शेष होगा उसमें हम क्या करें, जोड़ देंगे। तो 420 है प्लस कितना होगा, 10 हो जाएगा। इसको हम जोड़ दिए। अब कहता है कि जो ये संख्या है 17 से विभाज्य है। क्या है, 17 से विभाज्य है। तो यदि हम k का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 कितना, 420 तो नहीं, कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। तो 840 प्लस 10 850 हो जाएगा। ठीक है, तो 850 हो जाएगा जो कि 17 से विभाज्य यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब कह रहा है कि तो 850 के अंकों का योग क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि 850। अब क्या है कि लेकिन सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग क्या है। तो आप देखिए 850 है ना, तो आप उसको जोड़ दीजिए, 8 है 5 13, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 की राशि पर 2.34 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी। आपके पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 15,625 दे रखा है, और रेट हमारे पास कितना है, 16% का रेट है, और टाइम हमारे पास कितना है, 2.34 वर्ष है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ए बराबर, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मूला आपको पुट कर देना। हम देखिए आपको दिखा देते हैं, अब आगे आपको खुद से बनाना है ऐसे। तो 15,625 यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो प्रिंसिपल है। तो 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 16% है, तो कितना 116 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 100 एक स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व दोस्तों करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास निकल के आएगा 7923 निकल के आएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, 3 में दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो पहले की हानि के मुकाबला हानि में कितने % की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य जो है ना, CP, वो कितना हमारे पास है, 100 रुपये है। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है, यानी क्रय मूल्य जब 100 है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, SP क्या होगा, 84 हो जाएगा, क्योंकि आप 84% निकालेंगे 100 का कितना होगा, 84 ही आएगा। तो यहाँ पे 84 हो चुका है, 84 रुपये। तो अब देखिए हानि आपके पास कितना हो चुका है, आप 100 रुपये में कोई चीज़ आपके पास था, आप उसको 84 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि आपके पास कितना हुआ, 16 रुपये का हानि हुआ ना, बिल्कुल हो चुका है। अब प्रश्न फिर अगला क्या कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, तो पहले हमारे पास क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, अब क्रय मूल्य कितना हो गया, नया क्रय मूल्य CP2 कितना हो गया, 120 हो गया। एक सेकेंड, 120 हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है ना। जो सवाल कहेगा ना उसे आपको करते हुए चलना है, हम आंसर तक पहुँच जाएंगे ईजिली। तो CP2 यहाँ पे 120 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए 84 रुपये था SP, इसमें क्या करते हैं 25% की वृद्धि कर देते हैं हम लोग, तो 125/100 जितना कह रहा है उतना हम करते जाएंगे, हम सवाल की और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके पास कितना है, 105 रुपये यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी पहले आपके पास SP कितना था, 84 रुपये था, अब आपके पास SP2 जो है वो कितना हो चुकी है, 105 रुपये हो चुके हैं। पहले आपका CP 100 था, अब जो CP है वो आपके पास 120 हो चुके हैं। जो सवाल का है हमने वैसा ही किया है। अब देखिए यहाँ पे हानि कितनी हो गई आपके पास, पहले आपके पास 120 रुपये था, अब आप उसको 105 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप हानि यहाँ पे कितना कमा रहे हैं यहाँ पे, तो हानि आपके पास जो है ना 15 रुपये की यहाँ पे आपका हानि हो चुकी है। तो पहले आपके पास हानि हुआ था 16 रुपये का, अब आपके पास हानि हुआ वो 15 रुपये का हानि हुआ है। तो कितना % की कमी हुई है दोस्तों, तो आपको देखिए पहले 16 का था हानि, अब हुआ 15 का, तो कितना हानि हुआ, 1 का हानि हुआ, किस पे हानि हुआ, 16 पे हानि हुआ है। तो गुना 100 कर देंगे हमें, तो 1/16/100 करेंगे तो 4 × 16 यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25/4 कितना % होता है, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, 25/4 दोस्तों आपके हो जाएंगे। वो क्या हानि होगी, तो 6.1/4 की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों इस ऐसे सवालों को क्या करना है ना, आपको जैसे ही जो कहते जाएगा ना आपको करते हुए चलना है, आप आंसर तक ईजिली पहुंच सकते हैं। बस ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना कहेगा उतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि आपको इस सवाल को बनाना है तो थोड़ा इरेज करना ही पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, यह कह रहा है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या से 7 घटाया जाता है तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल दोस्तों बात आपको हम क्या बताए थे, जब भी कोई अनुपात दे रखा होगा और उसमें जोड़ घटाव की बात की जा रही होगी तो आप क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे, तो 3x यहाँ पर मान लेंगे और बटे में कितना हो जाएगा पास, तो 5x हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक में से 9 घटाते हैं तो -9 करेंगे, यहाँ पे -9 करेंगे, जो सवाल कहेगा हम करते जाएंगे। घटाने के बाद तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, तो 12/23 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। जब x वैल्यू आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जाएगी, वो 11 निकल के आ जाएगी। जब 11 निकल के आ चुकी है तो आप क्या कीजिए, इसमें आपको x वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये कितना हो गया, 11×3 = 33 हो चुका है और ये कितना आपके पास हो जाएगा, तो 11×5 = 55 हो चुका है। यानी कि आपके पास संख्या जो आ चुकी है वो 33 और 55 हो चुकी है, 2 संख्या। अब सवाल में कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इसमें आप खुद देखिए कि छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 33 है, तो 33 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब क्या था कि बड़ी संख्या में से 7 घटाया जाता है, तो 55 में से 7 आप घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास 48 बचेगा। अब इसका अनुपात आपको पूछा जाए क्या होगा, तो 12×36 बचोगा 48, यानी 3:4 जो है आपके पास प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। अगला सवाल कह रहा है कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग प्रतिशत याद निकालेंगे तो देखिए 35 लाभ कितना हो रहा है, तो 7 का लाभ हो रहा है किस पे, 35 पे हो रहा है, तो गुना 100 कर देंगे तो बहुत आसान प्रश्न है। तो 5 × 35, 5 से 20%, तो 20% का यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है। अगला सवाल आपको ये क्या है, तो ये कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन है, तो इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 पुरुष 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती है, जबकि ये सवाल आपको हम बताएं एक बार, पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती है, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये भी सिंपल ही है, आपको हम यदि चाहते हैं तो बता ही देते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए जिसमें जैसे कहेगा ना, तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं, तो 2 पुरुष P मान लीजिए पुरुष और 7 महिलाएं को W मान लीजिए, ये कितना में काम कर रहा है, तो 14 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, फिर बराबर कर दीजिए, फिर कह जबकि 3, थोड़ा सा प्रश्न ऐसे वैसे है, 3 पुरुष और 8 महिलाएं 11 दिन में, तो यहाँ पर देखिए 3 पुरुष और 8 महिलाएं 11 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं ना, पुरुष और महिला का अनुपात निकाल सकते हैं। तो पुरुष और महिला जो अनुपात निकालेंगे आप, तो पुरुष और महिला का अनुपात जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 1:2 हो जाएगी। जब 1:2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देना है और इसे टोटल निकाल लेना है। टोटल निकालने के बाद जो है ना, जो पूछा है उसको उसमें कर देंगे तो आपके पास 11 दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको हम बताएं इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा हम बता दिए, थोड़ा सा हिंट आपको दे दिए, आप बना ही लिए होंगे इस चीज़ को। यही प्रश्न दोस्तों जो पिछले वीडियो था, मतलब कि सेट 14 था, उसमें भी था ये प्रश्न। नीचे देखिए आंकड़ों का परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको हम क्या बताए थे, परास जो होती है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे ना, तो वो क्या होगा, आपके पास परास यानी कि रेंज निकल के आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो बहुलक होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक बार जो रिपीट होता है संख्या वही क्या होती है, बहुलक होती है। और माध्यिका क्या होती है, यदि आप किसी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे उसके बाद जो बीच की संख्या होगी वही आपकी माध्यिका कहलाएंगी। तो ऐसे करने के बाद जो आपके पास माध्य होगा, सभी का माध्य होगा, तो वो कितना होगा, 7×1/2 होगा। आप सभी लोग निकाल लेंगे। यदि आप नहीं जानते तो पिछला वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे बताए हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद 700 रुपये में बेचा गया है, तो यदि छूट नहीं दी गई होती तो 60% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो x रुपये है, तो 12.5% की छूट दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप खुद सोचिए 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है। आप जो छूट किस पे होती है, 100% पे होती है। तो यदि हम 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 87.5 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि x का 87.5% जो है ना, इसी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो 700 रुपये दे रखी है। तो यहाँ से हम इजली x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। x हम क्या माने हैं, तो x हम माने हैं CP, तो CP हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो CP हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी निकल के, वो 1800 रुपये यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब कह रहा है कि यदि छूट नहीं होती तो 60% का लाभ होता, तो छूट नहीं होती तो 60% लाभ होता, यानी कि y का 160% जो है, मान लीजिए y हम ऐसी संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या, इसका बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो 1800 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पास, तो 500 रुपये आपके पास निकल के आ जाएगा। यदि छूट नहीं होती तो कितना आंसर होता, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आई होप ने दोस्तों ये भी आपने प्रश्न को बना लिया होगा। अब कह रहे हैं कि ए और बी दो शंकु है और ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का दोगुना है, बी की तिर्यक ऊंचाई ए की दोगुनी है, तो ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये बताना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहला है तो पाई आर एल और 1 इसका दोगुना कह रहा है ना बी वाला, तो 2 गुना पाई आर 2L2 से मान सकते हैं। तो आप कहते हैं तिर्यक ऊंचाई है ना ए की दोगुनी है, यानी कि एल जो होती है L2 वो क्या है, तो ए की दोगुनी है 2L1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आप बराबर कर देंगे तो आपके पास हो गई R1/R2 जो आपके पास हो जाएगी ऑप्शन दोस्तों, वो आपके पास कितनी होगी 4:1 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। एक पार्क आयताकार आकार का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 240 मीटर लंबाई है और 100 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ से हम आयताकार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, L/B कितना हो जाएगा, तो 240 गुना 100 क्या हो गया हमारे पास, तो आयताकार जो पार्क है उसकी क्षेत्रफल निकल के आ जाएगी, जो कितनी हो जाएगी 84,000 जो है यहाँ पे मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि पार्क के केंद्र के एक वृत्ताकार लॉन है, जैसे कि एक आयताकार पार्क है दोस्तों यहाँ पे, और इसके अंदर क्या है एक वृत्ताकार लॉन है। अब कह रहा है कि लॉन को छोड़ करके बाकी जो ये क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3904 मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों आप सबको पता है जो 3904 है, यानी कि इसमें से हम जो 3904 पर घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यही बचेगा ना। तो हम घटा देते हैं यहाँ से 3904 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, तो 296 बचेगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या होती है, तो ये जो है ना इसका क्षेत्रफल आप कह रहे हैं कि लॉन वृत्ताकार पार्क, हाँ, तो लॉन का छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो इसका आप क्षेत्रफल दोस्तों निकालिए। तो ये क्या है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 296 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितना लेनी है हमको पास 3:1:4 लेनी है, जो सवाल में दे रखा है, तो 3.14 लिखेंगे गुना आर स्क्वायर करेंगे बराबर कितना कर देंगे 200 और 996 कर देंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपके पास कितनी निकल के आएगी, तो 500 ये आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, काट पीट दीजिए तो आपके पास 60 निकल के आएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि लॉन की परिधि, तो परिधि क्या होती है 2πr होती है, तो 2πr जो होती है दोस्तों वो 2 गुना 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, तो 60 है। आप सबको गुना कर दीजिएगा तो आपके पास निकल के आएगी कितनी 502.4 मीटर। इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगता है, तो इसकी बढ़ी हुई गति कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात दोस्तों, जिसकी बढ़ी गति जो कितना किलोमीटर है 360 है ना, तो गति क्या होती है दूरी बटे समय होती है। समय कितना हमारे पास है x-10 यहाँ पर चाल, ठीक है, बराबर क्या होता है -360/x हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास 3 घंटे का समय हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके पास x की वैल्यू दोस्तों आपके पास आ जाएगी कितनी 40 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए में ये गिवन है। 14,460 की राशि ए बी सी में के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और पी का हिस्सा का अनुपात 3:5 दे रखा है और बी और सी का हिस्सा का अनुपात 6:7 दे रखा है और सी और डी का अनुपात 14:15 दे रखा है। तो ए और डी का हिस्सा का अंदर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आप इसे निकालेंगे ना, तो ए बी और सी और डी इसका आप जो अनुपात निकालेंगे तो आपका अनुपात बता दें ये कितना होगा आपके पास, तो 252 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा, ये सी कितना होगा 490 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा आपके पास, तो 525 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ए और डी के अंतर कितना होगा, तो ए और डी का अंतर देख लीजिए 525 होगा, तो 525 में से अंतर कर देंगे दोनों का, तो आपके पास 273 आएगा। ठीक है, और बाकी इन टोटल को जोड़िएगा तो आपके पास कितना आएगा, तो 1687 आएगा। तो गुना कर दिए किससे, जो ऊपर संख्या दे रखी है 1460, तो आपसे कट कर देंगे तो आपके पास निकल के आएगी 2340 रुपये निकल के आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 12 मिनट में से खाली कर सकता है। यदि पाइप को बार बार 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो पहले पाइप से शुरू करने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो दोस्तों ये जो अल्टरनेट का सवाल है आपको हम बता चुके हैं, ये 109 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 3 धात्मक संख्याएँ दी गई है, यदि इनमें से किसी 2 के औसत को तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 172, 216 और 180 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो तीनों संख्या दोस्तों औसत आपके पास निकालेंगे वो निकल के आएगी कितनी 94,200 94.2/3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
ये समूह वाला प्रश्न आपको हम बता चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। ये इसका आंसर क्या था, 24 होगा। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि बचत 30% बढ़ जाती है तो आय 25% बढ़ जाता है। तो रेणु की आय में कितनी % की वृद्धि हुई है? तो ये सवाल बहुत आसान है दोस्तों। मान लीजिए कि रेणु का आय कितना है, 100 रुपये है, तो 30% की बचत कर दी है। तो 30% की बचत की तो कितना बचाई, 30% की बचत की तो खर्च कितना की, 70 रुपये खर्च की। ठीक है, तो यहाँ पे बचत लिख लेते हैं और यहाँ पे खर्च लिख लेते हैं। तो 30% का बचत की तो 70% खर्च की, और उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, यानी 30 का 30% करेंगे तो 39 निकलेगा। 39 रुपये बढ़ जाती है। अब कहता है कि व्यय 25% बढ़ जाता है, तो 70 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 25% 125 निकालेंगे तो आपके पास निकल के जो आएगा वो आपके पास निकल के कितना, 175/2 निकल के आएगा। तो कितने % की वृद्धि हुई है, तो 175/2 हो जाएगा। तो कितना वृद्धि हुआ आप देख लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आपके पास निकल के जो आएगा वो 26.5 निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार हमने आपके मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास हिंदी का सवाल है, आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी का सवाल में चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, चतुराई दोस्तों ये संज्ञा हो जाएगी आपकी, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाएंगी चतुराई। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तुम हंसकर बात करते हो, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, जो हंसकर है ना, यहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, जो क्या कृष्ण जी जा रहा है, ये जो है ना पदक्रम की दृष्टिकोण से जो है ये शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है यहाँ पे, तो ये जो उद्दमन है ना, ये शब्द क्या है, तत्सम यहाँ पे हो जाएंगे। संगम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संगम जो उपसर्ग हुआ है वो कौन सा, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संगम में। आगमन का विलोम क्या होता है, तो आगमन का विलोम क्या होता है, प्रस्थान होता है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। क्या होता है, व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ पे आपके प्रश्न कह रहे हैं कौन से हैं, गद्यांश से किस प्रथा को मानवाधिकार का हनन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे, पर्दा प्रथा का हनन हो गया है। बैरागी का अर्थ क्या होता है, तो बैरागी का अर्थ दोस्तों यहाँ पे अर्थ होता है वो कौन सा, विरक्त जो है बैरागी का अर्थ होता है। मठाधीश का अर्थ क्या होता है, तो मठाधीश का अर्थ होता है महंत। ठीक है, क्या होता है, महंत होता है। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है कि सवेरा संध्या को से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से उद्घाटन किससे संबंधित हो जाएगा। तो उद्घाटन दोस्तों संबंधित हो जाएगा किससे, विदाई से। VXY एक ताश खेल रहे हैं, और कई बार आपको बता चुके हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से ये प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। जिसका आंसर क्या होगा, उत्तर होगा। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जा रहा है, 6 वस्तु है वही वस्तु है दोस्तों, सेम टू सेम है। आप इसे बना लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आप नहीं बनाए हैं ना, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जब हम आंसर बता रहे हैं उसको आप मैच कीजिए, क्या वो बन पा रहा है। यदि आपसे नहीं बन पा रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उसको बता देंगे। कौन से दो चिन्ह आपस में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस करेंगे, और जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस करेंगे, ये सही हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि हेड को ऐसे लिखते हैं, पेस्ट को ऐसे लिखते हैं, तो ट्री को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे 11 39 1820। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि असंगत को चुनिए, तो असंगत को आप चुनेंगे तो आपके पास 55 जो है यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सेट यहाँ पे समान दे रखा है, तो दोस्तों वो सेट जो है आपके पास 3 5 3 12 यहाँ पे समान दे रखे हैं। बाकी आपके पास प्रश्न है कि कुछ फूल सफ़ेद है, कुछ सफ़ेद वास्तुकार गोलाकार हैं, तो इसे आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। 4 शब्द दे रखे हैं, विषम का चयन करना है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 जैसे शांति, भय, आक्रोश, आनंद, ये सभी क्या होते हैं, एक साथ हो जाएंगे, जबकि शांति यहाँ पे अलग हो जाएंगे। निम्न 4 अक्षर में से कौन सा समूह हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों कौन सा होने जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हिस्सा नहीं होगा, जबकि अन्य हो जाएंगे। 61 में आपको बताना है कि आगे कौन सी संख्या आने वाली है। तो 61 में दोस्तों यहाँ पे -1 +2 -3 -4 करेंगे, तो आपके पास 3 जो है EG EP ये प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 घर दे रखे हैं ABCD और कतार में है, हर कतार में आमने सामने 3-3 घर है। F C के सामने है और E के बाएँ हैं, तो D A का दाईं ओर है, तो घर का मुँह B की किस ओर है। आप तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद खुद से बनाइएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो दोस्तों आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आगे आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आगे दोस्तों संख्या आएगी वो YWX यहाँ पे हो जाएंगी। 65 का दोस्तों आपको बताना है कि सिम्फनी को हम ऐसे लिखते हैं, तो थर्सडे को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसे आप बना लेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि अगला जो संख्या आएगी 2 5 7 12, यहाँ पे क्या आएगी, उसके बाद 31 50। तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगी संख्या वो आएगी 19। कितनी होगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ रहा है।
बाकी हम क्या करें, 100 प्रश्न है तो टाइम लग ही जाता है। बस हम आपको यहाँ पे सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए नहीं आते हैं, आपको हम सिखाने के लिए आते हैं, इसलिए हमको टाइम यहाँ पे लग जाता है। आपको टाइम देना पड़ेगा यदि आप सीखना चाहते हैं तो। यातना क्रूरता हो गया, क्षमाशीलता क्या होगी, यहाँ पर उदारता हो जाएगी। एक्स से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज़ का पैटर्न अब कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में जो है ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, 69 दोस्तों हम बात करें यहाँ पे 69 का दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और 70 की यहाँ पे बात कर लें, 70 का आंसर ए यहाँ पे हो जाएगा, शिक्षित माताएं और नियोजित में। और इंग्लिश का सवाल है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 72 की हम बात करें तो 72 का 3 हो जाएगा आंसर। 73 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्किन का। 74 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा। 75 का हम बात करें अगर यहाँ पे दोस्तों, तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे द स्कूल इज़। 76 की हम बात करें, 76 में 3 हो जाएगा, डांसिंग बलेट। 77 की बात करें यहाँ पे 77 का दोस्तों आपके पास आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। 78 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सी इज़ अ वाइट वुमेन। और 79 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रिपरेशन, ए हॉकर मूव्स डैश हाउस टू सेल हिज गुड्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर्म। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेज, कौन सा कथन यहाँ पर सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही दे रखा है। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर का सवाल है कि कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं ओपन का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं, 63 अधिकतम कॉलम हो सकते हैं। MS वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो फंक्शन की जो होती है F12 इसका इस्तेमाल करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग F12 का इस्तेमाल करते हैं। बिंग एक डैश है दोस्तों, आपको पता है कि बिंग जो होती है एक प्रकार की सर्च इंजन यहाँ पे हो जाएंगी। निम्नलिखित में से डोमेन नामों को सूची के अर्थों को सम्मिलित कीजिए, आप लोग सम्मिलित कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे, P का 6, Q का 3, R का 1, S का 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे क्रोम जो है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर नहीं है, क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प किस टैब में होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे MS वर्ड 2010 में एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितनी होती है, तो न्यूनतम जो जूम परसेंटेज यहाँ पे होती है दोस्तों आप लोग याद रखेंगे वो होती है कितनी, 10% होती है, यानी 0% नहीं होती है। आप एक डैश स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा, तो आप लोग कह सकते हैं सिग्नेचर। MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का मान कितना होगा, इसका जो मान दोस्तों हो जाएगा आपके पास 24 आपके पास हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 1989 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का विश्वव्यापी तंत्र है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, तो ये जो होती है आपके पास 3 इंटरनेट यहाँ पर हो जाएंगी। MS वर्ड 2016 निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटर मार्क बटन उपलब्ध होते हैं, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं। MS एक्सेल में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो कथन असत्य हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है, ये कथन यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल है कि यदि चयनित तिथि फॉर्मेट एक्सेस हो तो MS एक्सेल 2007 की डेट फॉर्मूला बराबर डेट इतना का आउटपुट क्या होगा, इसका दोस्तों आउटपुट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 है टेक्स्ट नहीं मिलेगा। MS एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत दे रखा है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है सिलेक्ट की गई सेल की रो एंडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, ये गलत है, बाकी अन्य सही सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाएं के लिए केबल या फ़ोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 सेटेलाइट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के रूप में किस व्यू में खुलता है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये प्रिंट लेआउट में खुलता है। और आपके जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है, अभी आपको तुरंत बताए थे F12 जो है ना, ये जो फंक्शन कुंजी F12 होती है क्या होती है, सेव एज जो डायलॉग बॉक्स होती है इसको क्या करती है, खोलती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को यहीं भी समाप्त कर दिया। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये 1 घंटे की वीडियो हो दोस्तों, जो आप यदि बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना मतलब मुश्किल से हम बनाते हैं, कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
बस आपके कमेंट से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी मेहनत सफल हो पाई है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।